हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर एस.एम. लामा और आपका वेलकम करता हूं बायो वाले गुरुजी चैनल पर। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने कोशिका का 5वां भाग पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल को डिस्कस किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी क्योंकि वहां से कंपटीशन में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक ऐसे ही आज की क्लास में यानी भाग 6 यानी पार्ट 6 के अंदर हम कोशिका का नेक्स्ट पार्ट यानी कोशिका झिल्ली पढ़ेंगे। तो कोशिका झिल्ली की जो संरचना है उससे संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसकी संरचना। तो देखिए, ये जो क्लास है बायो सेल का, ये हम थोड़ा सा डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो। तो फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले बायो वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं कोशिका का नेक्स्ट पार्ट, जो इन एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली नीट 11th और साथ में जो आरपीएससी के थ्रू होने वाला जो सेकेंड ग्रेड टीचर का जो एग्ज़ाम है और ये लेब असिस्टेंट के एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, कोशिका में आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका झिल्ली। तो जो कोशिका झिल्ली है, इस पर कई सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे। तो कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं इसे। और ये जो सेल मेम्ब्रेन जो नाम है यानी सेल मेम्ब्रेन जो शब्द है, ये सर्वप्रथम किसने दिया, ये हमें थोड़ा सा पता होना जरूरी है। तो सर्वप्रथम ये नेगेली एंड क्रेमर, ठीक है ना, नेगेली एंड क्रेमर नाम के साइंटिस्ट हैं, नेगेली व क्रेमर। तो क्रेमर और नेगेली ने ये सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली शब्द सर्वप्रथम दिया। अब फ्रेंड्स, ये जो कोशिका झिल्ली है इसको एक अदर नाम से भी जानते हैं और इसका अदर नाम है प्लाज्मा लेमा। क्या नाम है? प्लाज्मा लेमा। तो प्लाज्मा जो लेमा है ये भी कोशिका झिल्ली का ही यानी सेल मेम्ब्रेन का ही अनदर नेम है। और ये नाम है ये जैक्यू प्लोव नेम के साइंटिस्ट है। देखो, प्लोव में पी आ रहा है, ऐसे ही प्लाज्मा लेमा। तो प्लाज्मा लेमा शब्द किसने दिया? प्लोव ने दिया। अब यहां पर इसको एक अलग नाम और दिया, यूनिट मेम्ब्रेन यानी इकाई झिल्ली। क्या नाम दिया? इकाई झिल्ली। तो यूनिट मेम्ब्रेन ये नाम किसने दिया? बोले एक रॉबर्टसन नाम के साइंटिस्ट हैं, रॉबर्टसन, इन्होंने दिया। ठीक है। अब यहां पर हम बात करेंगे कि कोशिका झिल्ली है वो कहां स्थित होती है, इसकी उपस्थिति कहां पर है, प्रेजेंस कहां पर है। तो कोशिका झिल्ली अगर हम एक नजर मारें तो जितनी भी कोशिकाएं हैं, कौन कौन सी? बोले सभी प्रकार की कोशिकाएं यानी ऑल सेल्स। ऑल सेल्स में कौन कौन सी सेल्स आ गई? बोले सारी आ गई। कौन कौन सी? एनिमल सेल भी आ गई। और क्या आ गया? बोले प्लांट सेल भी आ गई, यानी जंतु और पादप कोशिकाएं तो आ गई। साथ में क्या आ गया? बोले फंगल सेल भी आ गई। और क्या आ गया? बोले जीवाणु जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, स्पेशली जो बैक्टीरिया है वो भी आ गया, सारे बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो गए इसमें, ठीक है ना। इसके अलावा प्रोटिस्टा जितने भी हैं, प्रोटिस्टा मतलब प्रोटिस्ट हैं जिनमें अमीबा नेम सुना होगा, जो प्रोटोजोन नेम सुना होगा आपने, ऐसे बहुत सारे सजीव और भी हैं जो हम वर्गीकरण में पढ़ने वाले हैं। तो ऑल सेल्स में ये प्रेजेंट होती है। अब इसकी जो प्रेजेंस की बात हमने की, तो फ्रेंड्स ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये जंतु कोशिका में तो आउटर मोस्ट होती है, लेकिन कोशिका भित्ति के भीतर स्थित होती है। कहां स्थित होती है? कोशिका भित्ति, जैसा कि हमने शुरू में ही पढ़ा था, कोशिका भित्ति के भीतर, यानी ये कहां, इसका लोकेशन कहां है? तो कोशिका भित्ति के अंदर यानी इनर टू सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर की तरफ है, ठीक है ना। जिनमें सेल वॉल है ना भाई, पादप कोशिका में सेल वॉल है, फंगल कोशिका में सेल वॉल है, बैक्टीरियल कोशिका में सेल वॉल है, कुछ प्रोटिस्ट में भी सेल वॉल है। तो यहां पर इन कोशिकाओं के अंदर तो कोशिका भित्ति के अंदर होगी यानी इनकी अंदर की संरचना होगी, लेकिन जंतु कोशिका और कुछ प्रोटिस्ट जिनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं है उनमें कोशिका झिल्ली बाहर की संरचना होगी, सबसे बाहरी संरचना होगी। तो फ्रेंड्स, ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने इसको लास्ट में कोशिका झिल्ली कहा और हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो जो कोशिका झिल्ली की अगर यानी सेल मेम्ब्रेन की अगर खास बात बताएं, यानी सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताएं कि साहब ये कैसी होती है, तो हम यहाँ बात करेंगे जैसे कोशिका भित्ति थी वो जीवित नहीं थी, वो मृत पार्ट थी। तो ये लिविंग है, एक तो क्या है? लिविंग है, जीवित भाग है कोशिका का। और कोशिका भित्ति पतली नहीं थी, मोटी थी, और लेकिन ये पतली है, क्या है ना, कोशिका झिल्ली क्या है? पतली है, थिन है। और ये प्रत्यास्थ भी है। प्रत्यास्थ मतलब इलास्टिक है, इलास्टिक यानी जैसे रबर होता है, यानी
जिसको आप कह सकते हैं इसकी साइज बढ़ सकती है, ठीक है ना, आसानी से बढ़ सकती है। और साथ में जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि चयनात्मक पारगम्य, यानी ये क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब अपने आर पार कुछ पदार्थों को जाने देती है, कुछ को नहीं जाने देती, यानी सिलेक्ट करके भेजती है। तो ये एक कोशिका झिल्ली के अंदर के जो मेन गुण है कि वो जीवित भी है, वो पतली सी होती है, उसमें इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थ होती है, वो है ना, इलास्टिक नेचर है, और साथ में वो चयनात्मक पारगम्य है। ये इस कोशिका झिल्ली की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब आगे देखिए हम इसमें कोशिका झिल्ली का संगठन पढ़ेंगे, यानी कोशिका झिल्ली किन पदार्थों से मिलकर बनी हुई है, यानी हम इसका कंपोजिशन पढ़ने वाले हैं। तो किन पदार्थों से मिलकर बनी हुई है, तो कंपोजिशन की अगर बात करें कि कोशिका झिल्ली का संगठन क्या है, इसमें क्या क्या पदार्थ हैं, तो हम सबसे पहले बात करेंगे वसा यानी लिपिड्स, ठीक है ना, लिपिड्स हैं। और टोटल कोशिका झिल्ली का कितना होते हैं, ये 40%। फ्रेंड्स ये डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, वसा की मात्रा कम है प्रोटीन की तुलना में, ठीक है ना। तो अब यहाँ कौन कौन सी वसाएं होती हैं, बोले एक तो होता है फोस्फोलिपिड, फोस्फोलिपिड आगे हम पढ़ने वाले हैं कैसा होता है फोस्फोलिपिड। ऐसे ही ग्लाइकोलिपिड, देखिए ग्लाइकोलिपिड जो है इसमें आपको लिपिड के साथ में ग्लाइको शब्द दिख रहा है, तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है। ऐसे ही कोलेस्टेरॉल, कोलेस्टेरॉल भी एक वसा का ही व्युत्पन्न है, वसा का ही लिपिड का ही डेरिवेटिव है, तो ये भी इसमें होता है। इसके अलावा क्या होता है फ्रेंड्स, तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो बोले प्रोटीन होता है साहब, प्रोटीन होता है। प्रोटीन कितना होता है, बोले वसा की तुलना में लिपिड के कंपेयर में तो ज्यादा होता है, लगभग इतना, यानी 60% 60%, पूरा तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा कम है। अब इस प्रोटीन के अंदर यहां पर ये जो एमिनो एसिड हैं, आर्जिनिन एंड लाइसिन, एमिनो एसिड्स जब हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स में आगे चलेंगे, तो आर्जिनिन और लाइसिन दो स्पेशल टाइप के एमिनो एसिड्स हैं, ये इनके अंदर ज्यादा होते हैं, रिच होता है, भरपूर होता है। यानी प्रोटीन के अंदर कौन से एमिनो एसिड ज्यादा हैं, आर्जिनिन और लाइसिन ज्यादा होते हैं। फिर इसके बाद में तीसरा जो कंपोनेंट बात करें तो वो है कार्बोहाइड्रेट। अब फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, जिसे आपने नेम सुना होगा मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। तो यहाँ पर कौन से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो हम यहाँ बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं और होते भी कम है, कितना, 1 से 2% ही कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। कार्बोहाइड्रेट कितने होते हैं फ्रेंड्स, 1 से 2%, ये स्पेसिफिक आपको ध्यान रखना है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का कौन सा फॉर्म होता है, तो बोले ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं। कौन से होते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स, यानी बीच वाले कार्बोहाइड्रेट जो जिनका अणु ना तो ज्यादा बड़ा है और ना ही सरल है ना ही छोटा है, इनको भी हम जैव अणुओं में यानी बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। तो अब यहां पर अगर हम बात करें तो देखिए ये जो कार्बोहाइड्रेट है किस फॉर्म में, डायरेक्ट एज इट इज नहीं होंगे, ये प्रोटीन और लिपिड के साथ में अणु बना के रहेंगे। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलिपिड फॉर्म में भी होते हैं। ग्लाइकोलिपिड का मतलब है कि वसा के साथ में कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है, उसको ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। और ये ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में भी, यानी ग्लाइको किसके साथ में जुड़ गया, प्रोटीन के साथ में। तो इसका मीनिंग क्या हो गया फ्रेंड्स, कि प्रोटीन है उसके साथ में भी कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है। यानी जो ओलिगोसेकेराइड है वो लिपिड और प्रोटीन इनके साथ में जुड़ के ऐसे अणु बना लेता है जिनका अपना अलग में महत्व है, इनका इंपॉर्टेंस है, वो आगे हम पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो ह्यूमन आरबीसी है, ह्यूमन आरबीसी यानी मानव की जो लाल रक्त कणिका है, यानी मनुष्य की जो लाल रक्त कणिका है जिसको हम आरबीसी बोलते हैं, ठीक है ना, यानी लाल रक्त कणिका जिसको क्या बोलते हैं, आरबीसी, यानी रेड ब्लड सेल्स, इरिथ्रोसाइट जिसको कहते हैं। तो ये जो है इसका जो प्रोटीन और लिपिड का कंटेंट का जो डेटा है वो आपको के लिए इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में आ सकता है। तो हम बात करेंगे लिपिड, तो देखो कितना है, 40% वही है जो हमें अभी पढ़ा, लेकिन प्रोटीन थोड़ा सा कम हो गया है, यानी वहां हमने प्रोटीन ज्यादा बताया है लेकिन यहाँ प्रोटीन थोड़ा सा कम हो गया और कितना हो गया है, 52%। तो ये आरबीसी का डेटा है, सर्वप्रथम पता किया गया कि किसमें कितना प्रोटीन और कितना लिपिड होता है। लेकिन वैसे ओवरऑल बात करें तो ये 40% लिपिड और 58% नियर अबाउट क्या होता है, प्रोटीन होता है। और कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, 1 से 2%। तो फ्रेंड्स ये कंपोजिशन है, यानी ये इन मटेरियल से मिलके हमारी कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है। अब हम बात करेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट अभी बात की वो क्या काम आते हैं। तो साहब जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो क्या काम आएंगे, तो हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट सेल रिकॉग्निशन का कार्य करते हैं, कोशिका की पहचान का कार्य करते हैं, यानी कोशिका पहचान का कार्य। सेल रिकॉग्निशन का मतलब है कोशिका पहचान। अब ये क्या है साहब, पहचान का कार्य। तो हम बात करेंगे कि एक कोशिका दूसरी कोशिका को कैसे पहचानेगी।
एक कोशिका हमारे शरीर में दूसरी कोशिका को कैसे पहचानेगी, तो हम कह सकते हैं कोशिका की झिल्ली पर उपस्थित कार्बोहाइड्रेट है ना, कोशिका पहचान का कार्य करते हैं। यानी ये जो कार्बोहाइड्रेट हैं, स्पेशली जो ओलिगोसैकेराइड फॉर्म में हमने अभी बात की थी, किस फॉर्म में है, ओलिगोसैकेराइड्स हैं। तो फ्रेंड्स ये जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं, यानी ओलिगोसैकेराइड्स क्या हैं, ये कार्बोहाइड्रेट हैं। और ये क्या करते हैं, बोले इन्हीं से क्या बना हुआ है, बोले ग्लाइकोप्रोटीन्स बने हुए हैं और ग्लाइकोलिपिड्स बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, यानी ये किस फॉर्म में है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। तो अब ये दोनों क्या करते हैं, बोले इनसे क्या बने हुए हैं कोशिका के अंदर, बोले कोशिका में रिसेप्टर्स बने हुए हैं। कोशिका की सतह पे, यानी कोशिका जो झिल्ली की सतह पे क्या बना हुआ है इनसे, बोले कोशिका झिल्ली की सतह पर। अब सतह पर किधर, सतह पर यानी बाहर की तरफ, यानी बाहरी ओर, बाहरी है ना, उस सतह पर क्या बना हुआ है, कोशिका झिल्ली की बाहरी सतह पर इनसे क्या बना हुआ है, तो बोले इन कार्बोहाइड्रेट से क्या बना हुआ है, रिसेप्टर्स बने हुए हैं। क्या बना हुआ है, रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स मतलब ग्राही अणु, यानी एक तरीके से कुछ ग्रहण करने वाले अणु बने हैं। और ये ग्राही अणु हैं, इन्हीं की वजह से कोशिका दूसरे को पहचानती है। साथ में ये एंटीजन की तरह भी वर्क करेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन की तरह भी, यानी इन एक तरीके से ये कोशिका का चेहरा है, कोशिका का चेहरा है, इन्हीं की वजह से पहचानते हैं। तो यहां पर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जो स्पर्म होता है ना, और वो ओवम को यानी अंडाणु को पहचानता है ना। कैसे पहचानेगा, एक ही प्रजाति का स्पर्म है और उसी प्रजाति के ओवम को वो पहचानता है, दूसरे को नहीं पहचानता। तो स्पर्म जब शुक्राणु से मिलता है, तो अब मान लीजिए शुक्राणु जो है, सॉरी स्पर्म यानी शुक्राणु जब अंडाणु से मिलता है, यानी स्पर्म ओवम से जब मिलता है, तो ये आप कह सकते हैं जाति विशिष्ट, ये जाति विशिष्ट संयोजन होता है, यानी स्पीशीज स्पेसिफिक संयोजन होगा इनका। और इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। यानी कहने का मतलब जाति विशिष्ट संयोजन का मतलब है स्पीशीज स्पेसिफिक, यानी एक ही स्पीशीज का शुक्राणु उसी स्पीशीज के अंडाणु को फर्टिलाइज करेगा, उसी स्पीशीज के अंडाणु से जुड़ेगा। यानी ऐसा नहीं कि मानव का जो शुक्राणु है वो किसी अदर जंतु के शुक्राणु के साथ में मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब एक दूसरे को इसमें पहचानने की क्या है, कुछ ऐसी इनके सतह पर ऐसा प्रोटीन है, ऐसा ग्लाइकोप्रोटीन है जो एक दूसरे को पहचानता है। तो आप कह सकते हैं इनका जो संयोजन होता है शुक्राणु और अंडाणु का, वो जाति विशिष्ट होता है। एक जाति का शुक्राणु उसी जाति के अंडाणु के साथ में जुड़ेगा, क्योंकि उनकी सतह पे क्या है, कुछ ये कार्बोहाइड्रेट हैं, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में, जिनकी वजह से ये पहचान लेंगे। यानी ये जो संयोजन हो रहा है वो जाति विशिष्ट है। तो ये जाति विशिष्टता किसकी वजह से है, यानी एक कोशिका दूसरी कोशिका को अपनी जाति की, यानी अपनी ही जाति की कोशिका को, जाति का मतलब होता है स्पीसीज, यानी कोई भी जंतु हो है, कोई भी पादप है, वो क्या होते हैं, स्पेशली जो जंतु हैं वो उनकी जातियों में बटे हुए। जैसे ह्यूमन एक प्रजाति है, ह्यूमन एक प्रजाति है, एक स्पीशीज है, ठीक है ना। तो प्रजाति विशिष्ट ये यानी जाति विशिष्ट संयोजन होता है। तो आप कह सकते हैं एक कोशिका दूसरी कोशिका को इन कार्बोहाइड्रेट की वजह से ही पहचानती है। अब फ्रेंड्स बात करेंगे कोशिका झिल्ली की संरचना की। तो कोशिका झिल्ली की संरचना अगर हम बात करें, कोशिका को इमेजिन करें, तो कोशिका तो जैसे मान लीजिए ये है, और इसके अंदर मान लीजिए कोशिका ये भित्ति आ गई, और इसके अंदर बात करें तो कोशिका झिल्ली है, पतली सी झिल्ली होती है जिसको हम डॉटेड डॉटेड से दिखाते हैं, इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये बहुत पतली है कोशिका भित्ति की तुलना में, ठीक है ना, काफी पतली है। और पतली भी कितनी है, कोशिका भित्ति को हमने बताया था, कोशिका भित्ति यानी जो सेल वॉल है उसकी थिकनेस बताई थी, कितनी बताई थी बेटा, 0.1 से लेके 10 माइक्रोमीटर, इतना है ना, ये तो माइक्रोमीटर में है। और अगर कोशिका झिल्ली की बात करें तो इसकी थिकनेस देखो, बोले कोशिका झिल्ली की जो थिकनेस है, यानी जो सेल मेम्ब्रेन है, उसको हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, उसकी जो थिकनेस कितनी होती है, नियर अबाउट 75 एंगस्ट्रॉम, है ना। तो इतनी थिकनेस है, तो दोनों की थिकनेस में डिफरेंस है, यानी कोशिका भित्ति काफी मोटी है और ये। तो अब हम इस कोशिका झिल्ली को मान लीजिए, ये जो झिल्ली है, जो परत है ना, उसको हम काट के देखेंगे, यानी साइड से काट के देखेंगे। साइड के जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई पेज है ना, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये कोई परत है, ऐसे पेज है, इस पेज को सामने से देख रहे हैं तो आपको बड़ा सा दिख रहा है, यानी जैसे मेरी हथेली है, ये सामने से देख रहे हैं तो चौड़ी दिख रही है, लेकिन साइड से देखेंगे तो यहाँ से ऐसे,
यानी हम इसको ऐसे काट के देखेंगे तो ये अंदर से कैसी दिख रही है, तो यहाँ देखेंगे इधर की स्किन तो हार्ड है, इधर की पतली है, लेकिन कोशिका झिल्ली में ऐसा नहीं है कि ये किसी न किसी पदार्थ से ऐसे बनी हुई है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे मॉडल हैं, पहले समझने के लिए कई साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपने अपने हिसाब से बताया कि साहब कोशिका झिल्ली कैसी होती है, यानी अपना अपना आइडिया लगाया उन्होंने। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पहला जो कोशिका झिल्ली की संरचना का जो मॉडल दिया, यानी सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसका मॉडल किसने दिया, तो बोले अलग अलग मॉडल हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने मॉडल दिए हैं। पहला मॉडल है सैंडविच मॉडल, जिसको त्रिस्तरीय मॉडल भी बोलते हैं, यानी इसको क्या नेम दे सकते हैं हम अलग से, सैंडविच मॉडल या फिर ट्राइलेमिलर मॉडल, यानी त्रिस्तरीय मॉडल, यानी त्रिस्तरीय का मतलब 3 स्तर हैं, 3 स्तरों से बनी हुई है ना। सैंडविच मॉडल, जैसे सैंडविच होता है कि उसके अंदर बीच में कुछ लगा होता है और दोनों तरफ कुछ और लगा होता है, तो सेम वैसे ही संरचना है। सैंडविच से इसलिए कंपेयर किया गया है, जैसे सैंडविच खाते हैं तो उसमें दोनों तरफ ब्रेड लगी हुई, बीच के अंदर कुछ वेजिटेबल्स लगे हुए, तो सैंडविच हो गया। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं सैंडविच मॉडल या त्रिस्तरीय मॉडल, यानी 3 स्तर हैं, तो इसलिए इसका नाम हो गया। लेकिन ये मॉडल किसने प्रस्तुत किया, प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया यानी किसने प्रस्तुत किया, तो हम बोलेंगे proposed by डेवसन एंड डेनियली। डेवसन एंड डेनियली ने जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने इसको प्रपोज किया 1935 में, 1935 में, यानी 1935 में ये बताया है ना। कोशिका की खोज तो पता नहीं कब हो गई थी, लेकिन मॉडल बाद में दिए गए क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बाद में आया ना, तो ये मॉडल दिया गया, डेवसन एंड डेनियली ने मॉडल दिया। और इस मॉडल के अनुसार क्या कहा, बोले इस मॉडल के अनुसार बोला उन्होंने कि कोशिका झिल्ली के अंदर क्या है, इट कंटेन्स 3 लेयर्स, यानी 3 परत की बनी होती है। क्या बनी होती है, इसमें 3 परत हैं फ्रेंड्स, और ये 3 परत कौन कौन सी हैं, अगर इनकी हम बात करें तो बोलेंगे 3 परतों में पहली जो परत है वो तो है प्रोटीन की बनी हुई। पहली परत जो है वो है प्रोटीन मेड, किससे बनी हुई है, प्रोटीन की। बाहरी परत, ये बाहरी और ये अंदर वाली, ये भी प्रोटीन की बनी हुई है। ये भी किसकी बनी हुई है, प्रोटीन की, तो ये भी प्रोटीन लेयर है। बीच वाली जो है वो किससे बनी हुई है, लिपिड से, यानी वसा से बनी हुई है। बीच वाली किससे बनी हुई है, लिपिड से। तो ये इसके अनुसार हमने बोला प्रोटीन परत बाहर की तरफ है और अंदर की तरफ भी प्रोटीन परत है, बीच में वसा की एक परत है। और वसा क्या है, बोले वहां फॉस्फोलिपिड है। क्या है, फोस्फोलिपिड। कौन सा वसा है फ्रेंड्स, तो बोले फोस्फोलिपिड है। और फोस्फोलिपिड है वो भी किस रूप में है, उसकी द्विआण्विक परत है, यानी बाइमोलिक्यूलर लेयर है। उसकी क्या लेयर है, बाइमोलिक्यूलर लेयर, यानी 2 अणु हैं वो ऐसे मिलके एक परत बना रहे हैं, है ना। 2 अणु परत के द्विआण्विक परत है, यानी 2 अणुओं की मिलके परत बनी हुई है। वो कैसे बनी हुई है अभी हम बताएंगे, लेकिन पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि 3 परत हैं, बाहर प्रोटीन है, बीच में लिपिड है और अंदर भी प्रोटीन है। तो इस तरीके से जो प्रोटीन की परत है उसकी जो थिकनेस है वो 20 एंगस्ट्रॉम, बाहर अंदर की तरफ प्रोटीन है उसकी थिकनेस भी 20 एंगस्ट्रॉम, यानी एक परत ऊपर एक परत नीचे, 20-20 एंगस्ट्रॉम की थिकनेस यानी मोटाई की है। और बीच वाली जो वसा की परत है उसका 35 एंगस्ट्रॉम मोटाई है। तो इस प्रकार से कोशिका झिल्ली की जो मोटाई थिकनेस कितनी हो गई, 75 एंगस्ट्रॉम। तो हम यहाँ कह सकते हैं बाहर की तरफ भी प्रोटीन, अंदर की तरफ भी प्रोटीन, और अंदर वसा की जो परत है लेकिन उसमें वसा की द्विआण्विक परत है ना। वसा की भी 2 स्तर हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं ये जो सैंडविच मॉडल है इसके अनुसार देखो ऐसा हम कोशिका झिल्ली को बात कर सकते हैं। जैसे हमारी जो झिल्ली की सतह थी, हमने ऐसे बोला था सामने से तो ऐसे दिख रही है, लेकिन हम उसको काट करके इन्हें यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ से देख रहे हैं तो एक परत तो ये हो गई, दूसरी परत ये हो गई और तीसरी परत ये बीच वाली ये हो गई। यानी ये जो परत दिख रही है ये प्रोटीन की परत है। ये क्या है फ्रेंड्स, प्रोटीन परत है, यानी प्रोटीन लेयर है। ये क्या है, प्रोटीन लेयर। तो ये प्रोटीन लेयर है और इसकी थिकनेस 20 एंगस्ट्रॉम है। इधर एक प्रोटीन का लेयर है, ये भी आप कह सकते हैं 20 एंगस्ट्रॉम है। बीच में क्या है, बोले फोस्फोलिपिड की द्विआण्विक परत है, यानी जो फोस्फोलिपिड है स्पेशली उनसे बना हुआ क्या है, फोस्फोलिपिड से बना हुआ क्या है, बाइमोलिक्यूलर लेयर है, ठीक है ना। तो फोस्फोलिपिड से बना हुआ बाइमोलिक्यूलर लेयर का द्विआण्विक परत का मतलब ये है कि ये अणु देखो, एक तो इस लाइन में ऐसे परत बना के जुड़े हुए हैं, ये वसा के अणु हैं, फोस्फोलिपिड के अणु हैं ये, और दूसरे अणु ऐसे जुड़े हुए हैं, है ना, इसकी तुलना में जस्ट उल्टे जुड़े हुए हैं ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि ये वसा के अणु की द्विआण्विक परत है, फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स की बाइमोलिक्यूलर लेयर है, ऐसे है।
और अब इसकी टोटल थिकनेस 75 एंगस्ट्रॉम हो गई, क्योंकि 20 एंगस्ट्रॉम इसका, 20 एंगस्ट्रॉम इसका और 35 एंगस्ट्रॉम ये, है ना। फिगर के हिसाब से ऐसे नहीं मानना है ये काफी, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है ये टोटल 75 एंगस्ट्रॉम की थिकनेस है। तो अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो प्रोटीन का जो अणु है वो तो हमें एक जैसा ही दिख रहा है, या फिर आप कह सकते हैं हम इसको मान लिया प्रोटीन है, लेकिन ये वसा का अणु है, ये ऐसा कैसा दिख रहा है। यानी जो फोस्फोलिपिड का अणु है, यानी स्पेशली जो फोस्फोलिपिड है, फोस्फोलिपिड का जो मॉलिक्यूल है वो कैसा है। देखो फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो हम कहेंगे ऐसा दिख रहा है। ये कैसा है, बोले उभयधर्मी अणु है, यानी एम्फीफेटिक अणु मॉलिक्यूल है, एम्फीफेटिक मॉलिक्यूल है। एम्फीफेटिक का मतलब है इसके अणु के अंदर एक भाग जो है ये इसको तो हेड बोलेंगे, यानी ये तो शीर्ष भाग है, और दूसरा भाग ये पूंछ जैसा दिख रहा है, यानी टेल, यानी पूंछ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हेड और टेल इसके अंदर दो भाग हैं। ये जो हेड वाला भाग है ये हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक मतलब ये एक तरीके से जलरागी भाग है, जल से स्नेह करने वाला, ठीक है ना। और दूसरा है हाइड्रोफोबिक, टेल वाला जो भाग है वो हाइड्रोफोबिक है, यानी ये जल विरागी है, जल विरागी यानी जल से दूर रहने वाला, जल से नफरत करने वाला। तो हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक यानी एक ही अणु के अंदर दो अलग अलग भाग हैं, एक जो जलरागी है दूसरा जल विरागी है, एक हाइड्रोफिलिक है दूसरा हाइड्रोफोबिक है। तो इसीलिए इस अणु को बोल दिया उभयधर्मी, यानी दोनों गुणों वाला, यानी एम्फीफेटिक, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब इसकी खास बात ये क्यों बने हुए हैं, तो बोले यहाँ पर ये जो आपका जो शीर्ष भाग है वो पोलर इन नेचर है, यानी आप कह सकते हैं ध्रुवीय प्रकृति का है। कैसा है, ध्रुवीय प्रकृति, ध्रुवीय प्रकृति का है, यानी जल से स्नेह रखेगा। और ये टेल भाग जो पूंछ भाग है वो नॉन पोलर प्रकृति का है, यानी ये अध्रुवीय है। क्या है, ये अध्रुवीय प्रकृति का है, नॉन पोलर प्रकृति है इसकी, अध्रुवीय प्रकृति है, नॉन पोलर नेचर है। लेकिन अभी हम कहेंगे जो पोलर हेड है, यानी ये जो पोलर भाग है, देखो यहां पर अणु को देखा, यहां अणु को देखो, पोलर भाग है वो प्रोटीन से जुड़ा हुआ है, तो पोलर तो प्रोटीन से जुड़ा हुआ है, और नॉन पोलर जो है यानी जो ये आपका पूंछ है, जो टेल है वो अंदर की तरफ है, इधर वाले अणु की तरफ इधर और इधर, यानी दोस्त एक दूसरे से ऑपोजिट जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ये जो पोलर भाग है ये तो प्रोटीन से जुड़ गया, लेकिन नॉन पोलर भाग है वो बीच में आ गया, यानी जो अध्रुवीय प्रकृति वाला जो भाग है, जो पूंछ है वो बीच में आ गई। तो ये अध्रुवीयता किसकी वजह से आई है, क्योंकि ये सैचुरेटेड असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है, स्पेशली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ही मिलके बने हुए हैं, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन से मिलके बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। सही है क्या, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ये मिलके बने हुए हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो नॉन पोलर भाग है इसके अंदर क्या है, बोले हाइड्रोकार्बन्स की चेन है, ये हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है, ठीक है ना। और ये पोलर हेड भाग है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं ये वसा के अणु की द्विआण्विक परत है, यानी वसा की एक बाइलेयर है, यानी फोस्फोलिपिड की बाइलेयर है। तो ये मॉडल आप कह सकते हैं हमने अभी पढ़ा, लेकिन ये कारगर सिद्ध नहीं हुआ, इसकी कमी रह गई। क्या कमी अभी हम आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ दूसरा मॉडल और आ गया, एक इकाई कला प्रतिरूप, यानी यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यानी एक ही झिल्ली। यानी अब आप बात करें कोशिका के बारे में तो हम बोलेंगे कोशिका झिल्ली तो है ही, इसके अलावा अंदर जो कोशिकाएं हैं उन पे भी झिल्लियां हैं। तो इसके जो प्रस्तुत करता है ना, वो है कौन, रॉबर्टसन। यानी ये किसने प्रपोज्ड किया, तो हम बोलेंगे प्रपोज्ड बाई रॉबर्टसन। किसने किया, प्रपोज्ड बाई रॉबर्टसन इन 1959, 1959 के अंदर इन्होंने दे दिया है मॉडल। पहला मॉडल जो आया था वो 1935 में आया था, लेकिन अब ये मॉडल क्या होता है, इसके अनुसार क्या है, बोले कोशिका में पाई जाने वाली समस्त झिल्लियां, यानी सेल में जितने भी ऑल मेम्ब्रेन्स हैं वो संरचनात्मक एवं कार्यात्मक रूप से, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनली, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनली, फंक्शनल रूप से क्या है, बोले एक समान है, यानी सिमिलर है। इसका मीनिंग ये है फ्रेंड्स कि इसने ये बोला कि कोशिका एक तो सेल मेम्ब्रेन हो गई, प्लस जो मेम्ब्रेन ऑफ ऑर्गेनेलीज हैं, यानी जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, मेम्ब्रेन ऑफ ऑर्गेनेलीज, यानी किसका मेम्ब्रेन, बोले एक तो सेल मेम्ब्रेन खुद, और अंदर जो कोशिकांग है उनकी झिल्लियां वो सारी की सारी क्या है, सिमिलर हैं, एक जैसी हैं, संरचनात्मक रूप से भी यानी स्ट्रक्चरल फॉर्म में भी, और कार्यात्मक रूप से यानी फंक्शनली भी, यानी उनमें कोई अंतर नहीं है। तो इस मॉडल का मीनिंग तो यही है, यानी ये मॉडल है, ये ट्राइलेमिलर को यानी पिछले मॉडल को बोलता है कि साहब वो सही है,
लेकिन सबकी झिल्ली एक जैसी है, बस ये चीज इन्होंने ऐड कर दी। अब फ्रेंड्स इससे काम नहीं चलेगा, यानी इन दोनों मॉडल से काम नहीं चलेगा। तो अबव दो बोथ मॉडल्स हैं, उपरोक्त दोनों निम्न कारणों से, इन्हें कुछ रीजन है तो उन रीजन की वजह से क्या होगा, निम्न रीजन की वजह से अस्वीकार हो गए, यानी ये आप कह सकते हैं ये रिजेक्टेड हो गए। रिजेक्टेड, वाई, इनको रिजेक्ट क्यों किया, बोले दोनों जो मॉडल हैं वो रिजेक्ट हो गए निम्न रीजन से। पहला रीजन है कि प्लाज्मा झिल्ली के जो दो गुण हैं, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो गुण होने चाहिए, होते हैं। एक तो होता है चयनात्मक पारगम्यता, यानी प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, सिलेक्टिव परमिएबल होती है, यानी सिलेक्ट करके अंदर भेजेगी चीजों को। और दूसरा इसके अंदर है इलास्टिसिटी, यानी प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी का कैरेक्टर भी है, प्रत्यास्थता का गुण भी है। तो चयनात्मक पारगम्यता और प्रत्यास्थता, यानी सिलेक्टिव परमिएबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, तो ये दोनों जो कैरेक्टर हैं ये इस मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन नहीं होते, यानी दोनों मॉडल को स्पष्ट करने में ये असमर्थ था, यानी दोनों मॉडल हैं इस गुण को, इन दोनों गुणों को पूर्व वाले दोनों मॉडल स्पष्ट नहीं कर पाए, यानी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो ये इनका फेल का, यानी चयनात्मक पारगम्यता किसकी वजह से है, प्रत्यास्थता किस वजह से, इन्होंने कुछ नहीं बोला। साथ में आप कह सकते हैं प्रोटीन की सही व्यवस्था को भी नहीं समझा पाए, यानी प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन का जो अरेंजमेंट है वो ढंग से नहीं बताया। यहां पर प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ जो प्रोटीन है वो भी आप कह सकते हैं नॉट एक्सप्लेन्ड, यानी उसको भी एक्सप्लेन नहीं किया। तो फ्रेंड्स यहां पर हम यहां देख रहे हैं कि साहब इन दोनों मॉडल के अंदर ये चीजें एक्सप्लेन नहीं हो पाई। प्रोटीन का अरेंजमेंट जो दिख रहा है प्लाज्मा झिल्ली में वो भी सही तरीके से नहीं दिख रहा है, यानी किस तरीके से अरेंज है वो यहां पर शो नहीं हुआ। तो अब हम यहां बात करेंगे, देखो आगे कि नया मॉडल है वो है तरल चित्रण नमूना, या फिर हम बोलेंगे तरल मोजेक प्रतिरूप, है ना। और इसको एक अन्य फेमस नाम से बोलते हैं, और वो क्या है फ्रेंड्स, तो वो है फ्लूइड मोजेक मॉडल। क्या नेम है उसका, फ्लूइड मोजेक मॉडल, यानी ये मॉडल है सर्वमान्य है, यानी इसके प्रस्तुतकर्ता जो हैं सिंगर व निकोलसन है, इन्होंने 1972 में दिया, यानी सिंगर एंड निकोलसन दो साइंटिस्ट हुए, इन्होंने 1972 में इसको प्रस्तुत किया, यानी ये मॉडल है, दिस मॉडल प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972, 1972 में प्रपोज किया। अब ये मॉडल है सर्वमान्य प्रतिरूप है, यानी मोस्ट एक्सेप्टेबल, यानी सबने, ये कैसा मॉडल है, मोस्ट एक्सेप्टेबल है, यानी सबने इसको स्वीकार किया, क्योंकि इसके अंदर कुछ खास बातें थी, और इसका नाम क्या है, फ्लूइड मोजेक मॉडल, तरल मोजेक प्रतिरूप, यानी तरल चित्रण नमूना। तो ये जो फ्लूइड मोजेक मॉडल है ये क्या कहता है, इसके अनुसार क्या है, तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा कि इस मॉडल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, क्या बात कहता है ये, बोले प्लाज्मा झिल्ली अर्ध तरल रूप में उपस्थित, प्लाज्मा झिल्ली कैसे बनी हुई है, ये ऐसे कहता है कि प्लाज्मा झिल्ली अर्ध तरल रूप में, यानी सेमी सॉलिड फॉर्म में, सेमी लिक्विड फॉर्म मान लो, अर्ध तरल रूप में उपस्थित फोस्फोलिपिड, यानी फोस्फोलिपिड किस फॉर्म में है, अर्ध तरल रूप में उपस्थित हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली देखो किससे बनी हुई है, ऐसे बोल रहा है ये मॉडल, तो बोल रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली अर्ध तरल रूप में उपस्थित फोस्फोलिपिड व उसमें मोजेक रूप में मतलब डिजाइन के रूप में, है ना, मोजेक रूप में उपस्थित प्रोटीन से बनी होती है, मोजेक रूप में उपस्थित प्रोटीन से बनी होती है। इसका कहने का मतलब यह है कि प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी हुई है, फोस्फोलिपिड और प्रोटीन से तो बनी हुई है, लेकिन जो फोस्फोलिपिड तो वो कैसे हैं, अर्ध तरल रूप में है, सेमी लिक्विड रूप में है, और उनके अंदर प्रोटीन है वो मोजेक रूप में, यानी चित्रकारी के रूप में, लगातार नहीं है, ठीक है ना। पहले वाले मॉडल के अंदर यहां देखा तो बोले इस फिगर के अंदर देखो ट्राइलेमिनर में प्रोटीन लगातार है, हालांकि ये पोर बना हुआ, लेकिन प्रोटीन के अणु लगातार जुड़े हुए हैं, कोई गैप नहीं है, यानी इसकी सतह को देखेंगे तो प्रोटीन पूरी तरीके से इसको ढक रखा है। लेकिन अगर हम यहाँ इस मॉडल में बात करेंगे, आगे चित्र से पढ़ेंगे तो उसमें यही देखेंगे, फिगर से पढ़ेंगे तो बोले जैसे मान लीजिए लिपिड है, वो वसा है, वो लगातार है, और उसमें जगह जगह प्रोटीन ऐसे चिपका हुआ है, चित्रकारी बनी हुई है। तो इसके अनुसार, मॉडल के अनुसार क्या हो गया, प्लाज्मा झिल्ली
अर्ध तरल रूप में उपस्थित फोस्फोलिपिड उसमें मोजेक रूप में उपस्थित प्रोटीन से बनी हुई है। अब फोस्फोलिपिड है वो, यानी ये फोस्फोलिपिड्स ये क्या कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे जो फोस्फोलिपिड हैं ये प्लाज्मा झिल्ली को देखो क्या प्रदान कर रहे हैं, बोले तरलता यानी फ्लूइडिटी प्रदान करते हैं, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करते हैं, तरलता प्रदान करते हैं। और इस तरल में प्रोटीन गति करते हैं, और इस तरल के अंदर प्रोटीन क्या करते हैं, प्रोटीन मूव करते हैं, प्रोटीन क्या करते हैं, गति करते हैं यानी मूवमेंट करते हैं। यानी ऐसे मान लो कि लिपिड का ऐसे भरा हुआ है, लिपिड है खूब सारा और उसमें प्रोटीन जगह जगह हैं और वो तैर रहे हैं। अभी आगे और भी स्पष्ट करते हैं इस मॉडल के अनुसार। जैसे ये चित्र बना हुआ है इस मॉडल का, तो इसमें हमने अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे कहेंगे कि जैसे ये जो लाल लाल जो रेड रेड कलर के अणु दिख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो रेड कलर का और ये टेल वाला ये तो है फोस्फोलिपिड का अणु। यानी यहाँ पर आपको अणु की शक्ल कैसी दिख रही है, बोले एक तो अणु कैसा दिख रहा है, देखो फ्रेंड्स, तो यहां पर हमें अणु जो दिख रहा है कि एक तो साहब ऐसा है और उसके नीचे क्या लगा हुआ है, बोले येलो कलर की ऐसे पूंछ सी लगी हुई है, ऐसे लगा हुआ है। यानी एक तो क्या है देखो ऐसे रेड है और उसकी येलो कलर की ऐसे पूंछ लगी हुई है, टेल लगी हुई है। तो ये क्या है, ये फोस्फोलिपिड का अणु है। क्या है ये, फोस्फोलिपिड अणु है। फोस्फोलिपिड किसका अणु है, फोस्फोलिपिड का अणु है। तो ये देखो फोस्फोलिपिड का अणु, यानी उनकी एक परत बनी हुई है यहाँ पर, बाकी को मत देखो अभी आप। फोस्फोलिपिड अणु की ऐसे परत बनी हुई है, ऐसे नीचे भी एक परत बनी हुई है उल्टा करके, ठीक है ना। अब इसमें ये फोस्फोलिपिड तो देखो लगातार हैं, अगर इनको देखें तो लगातार हैं, कोई गैप नहीं है, ठीक है। लेकिन यानी यहां पर आप ये तो इसका कटा हुआ भाग देख रहे हैं और ये ऊपर से देख रहे हैं, तो ये लगातार दिख रहे हैं। लेकिन प्रोटीन देखो, ये जो नीले कलर के दिख रहे हैं ये प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये लगातार नहीं है, ऐसे लग रहा है जैसे चित्रकारी की हुई है जगह जगह प्रोटीन लगा के, ठीक है ना। तो प्रोटीन तो मोजेक फॉर्म में है और फोस्फोलिपिड एक तरीके से तरल रूप के अंदर है, इस तरीके से इसमें व्यवस्थित है। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो फोस्फोलिपिड के अणु हैं वो तो लगातार हैं और वो एक द्विआण्विक परत बना रहे हैं, बाइलेयर बना रहे हैं, यहाँ पे दो अणुओं से मिलकर ऐसी परत बना रहे हैं, प्रोटीन उसमें जगह जगह व्यवस्थित है, ठीक है ना। लेकिन प्रोटीन अलग अलग प्रकार के हैं यहाँ पर। कुछ प्रोटीन को देखेंगे तो वो आर पार हैं, पूरे तरीके से एम्बेडेड हैं, है ना। कुछ प्रोटीन सतह पे ऐसे चिपके हुए हैं, देखो कुछ प्रोटीन तो क्या है, सतह पे चिपके हुए हैं, ठीक है ना, ऐसे चिपके हुए। कुछ प्रोटीन आर पार हैं, कुछ अंदर तक काफी धसे हुए हैं, जैसे अंदर तक धसा हुआ है, और कुछ आर पार ही दिख रहे हैं। तो प्रोटीन भी देखो दो टाइप के दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और इसके अलावा देखो यहाँ पर इसकी बाहरी सतह पे देखेंगे ये पीले पीले कलर के, बोले ये क्या है साहब, तो बोले ये जो पीले पीले कलर के हैं ये भी कुछ और पदार्थ हैं, और ये पीले पीले कलर के जो पदार्थ हैं वो क्या हैं, बोले ये कुछ अलग अणु हैं। और वो क्या अणु हैं, बोले ये क्या है, ये बोले ये कार्बोहाइड्रेट है ना, वो है। तो कार्बोहाइड्रेट वसा से जुड़े हुए हैं, तो उस कार्बोहाइड्रेट को बोल दिया ग्लाइकोलिपिड हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से जुड़े हुए हैं, भाई ये नीले नीले डॉट डॉट दिख रहे हैं ना, तो हम बात करेंगे ये तो कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। तो जो कार्बोहाइड्रेट देखो यहां पर देख लो आप, ये कार्बोहाइड्रेट वसा से जुड़ा हुआ है तो इसका नेम हो गया ग्लाइकोलिपिड। यानी जो कार्बोहाइड्रेट का अणु वसा से जुड़ा हुआ है वो तो क्या है, ग्लाइकोलिपिड, और जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के अणु से जुड़ा हुआ है वो क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। तो इस तरीके से यहां पर कार्बोहाइड्रेट भी उपस्थित है, वसा भी उपस्थित है और प्रोटीन भी उपस्थित है। अब हम इसको स्टडी करने वाले हैं, अभी ये चीज समझ में नहीं आएगी, इसको हम पहले थ्योरेटिकल पढ़ते हैं फिर डायग्राम पे दोबारा आएंगे। यहां पर देख रहे हैं कि ये कोशिका झिल्ली की परत है, कोशिका झिल्ली है, इसमें प्रोटीन भी लगा हुआ है, फोस्फोलिपिड भी है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह भी है। ये कोशिका झिल्ली का बाहर वाला भाग है, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल के बाहर का भाग, और ये साइटोप्लाज्म यानी कोशिका झिल्ली के अंदर का भाग है। यानी जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, तो इस टुकड़े को यहाँ पर हमने कहाँ कर दिया है, ये टुकड़ा जो है ना इसको यहाँ पर एनलार्ज करके दिखा दिया है। कौन से टुकड़े को, ये कोशिका झिल्ली का ये वाले भाग को क्या कर दिया है हमने, बड़ा बना के दिखा दिया है। यहाँ पर इस पार्ट को हमने यहाँ पर ऐसे बड़ा बना दिया है, ये वाला पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ। तो ये तो क्या है, बाहर का भाग हो गया, अंदर का भाग हो गया। तो इस तरीके से ये तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये साइटोप्लाज्म वाला भाग। अब इसकी संरचना को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। प्रोटीन के अंदर अभी हमने बात की कि इस फिगर के बाद में कि प्रोटीन में हमने ऐसे बोला कि साहब प्रोटीन जो है वो तरलता प्रदान वसा जो है फोस्फोलिपिड वो तरलता प्रदान करते हैं और प्रोटीन उसमें गति करते हैं। लेकिन प्रोटीन गति कैसे करेगा, तो हम यहाँ बात करेंगे जो प्रोटीन का अणु है, ये प्रोटीन का अणु है, ये गति कैसे करेगा, तो बोले ऐसे साइड में है ना, ऐसे पार्श्व गति करेगा, लेटरल गति करेगा, ऐसे गति नहीं करेगा, इसको फ्लिप फ्लॉप
गति बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट बोलते हैं। ऐसे नहीं करेगा, ऐसे साइड में घूमता रहेगा। क्योंकि तरल है तो तरल भाग में तो प्रोटीन ठोस की तरह है तो इधर उधर जा सकते हैं। जैसे आप बाल्टी पानी की भरी हुई है, उसके अंदर बर्फ के टुकड़े डाल दीजिए, आइस क्यूब डाल दीजिए, फिर पानी के अंदर वो बर्फ के टुकड़े इधर उधर ऐसे हिलते रहेंगे, ठीक है ना। यानी वो नीचे ऐसे पूरे ऐसे नहीं जाएंगे कि नीचे पेंदे में बैठ जाएंगे, वो ऐसे तैरते रहेंगे एक तरीके से। तो ये साइड में, यानी ये जो प्रोटीन के अणु हैं ये इधर और इधर गति कर सकते हैं, है ना, इधर ऐसे गति कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नीचे की तरफ गति नहीं कर सकते हैं। तो यही चीज हम यहाँ बता रहे हैं कि जो प्रोटीन की गति जो है, प्रोटीन को हमने अभी क्या बोला, प्रोटीन गति करते हैं उस वसा के अंदर, है ना। तो प्रोटीन की गति तरलता पर निर्भर करता है, यानी जो प्रोटीन मूवमेंट किस पर डिपेंड कर रही है, तो हम यहाँ बात करेंगे प्रोटीन जो मूवमेंट है वो किस पे डिपेंड कर रही है। प्रोटीन मूवमेंट है वो डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड कर रही है फ्रेंड्स, डिपेंड्स ऑन फ्लूइडिटी, यानी वसा की जो तरलता है, वसा तरलता प्रदान कर रही है ना, वसा तरल रूप में है तो उसकी फ्लूइडिटी पे, तरलता पर निर्भर करती है। तो अब यहां पर ये जो प्रतिरूप है, इस प्रतिरूप को हम यहाँ क्या कहेंगे, तो बोले इस प्रतिरूप को अंदर ऐसे बोलेंगे कि प्रोटीन गति कर रहा है और वसा गति नहीं कर रहा, वसा तो तरल रूप में है। तो इस प्रतिरूप का, यानी इस मॉडल का अलग नाम दे देंगे, प्रोटीन आइसबर्ग इन ए सी ऑफ फॉस्फोलिपिड, यानी ये इसके समतुल्य बताया है इस मॉडल को। यानी प्रोटीन आइसबर्ग यानी प्रोटीन के हिमखंड है एक तरीके से, और वो फॉस्फोलिपिड के ओशियन में, समुद्र में तैर रहे हैं। यानी इसका जो मीनिंग है, अगर हम यहां लिखें तो इसका मीनिंग है प्रोटीन के हिमखंड, या हिमखंड बात कर सकते हैं, जैसे प्रोटीन के हिमखंड समुद्र, समुद्र किसका बना हुआ है, प्रोटीन के हिमखंड फॉस्फोलिपिड के समुद्र में तैरते हुए। ऐसे लग रहा है कि फॉस्फोलिपिड का क्या बना हुआ है, समुद्र बना हुआ है, और प्रोटीन में उसमें बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े हैं, इसके समान है प्रोटीन, तो तैर रहा है। इमेजिन करो समुद्र है, पानी भरा हुआ है, तो वो समुद्र किससे बना हुआ है, ऐसे मान लो फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है, और क्योंकि तरल है ना, और प्रोटीन के हिमखंड उसमें तैर रहे हैं। प्रोटीन के हिमखंड मतलब प्रोटीन के टुकड़े बड़े बड़े, जैसे बर्फ के टुकड़े समुद्र में तैरते हैं वैसे ही। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं इस मॉडल को वैसे ही बोला गया है। तो इसकी तुलना की गई है, फॉस्फोलिपिड को तो हमने सी बताया, ओशियन बताया, और प्रोटीन को क्या बताया, उसमें तैरते हुए हिमखंड आइसबर्ग बताया है। तो इस तरीके से हम बात करेंगे कि इस मॉडल को ऐसे नाम क्यों दिया, क्योंकि प्रोटीन तरल रूप में है, सॉरी वसा तरल रूप में है, और जो प्रोटीन है वो उसमें आइस ठोस रूप में तैर रहा है। तो वो प्रोटीन तैर कैसे रहा है, प्रोटीन की जो गति है वो कैसी है, तो बोले प्रोटीन जो मूवमेंट है वो पार्श्व गति करता है, यानी लेटरल मूवमेंट करता है। कैसी गति करता है, लेटरल मूवमेंट करता है। यानी ये जो वसा का अणु है ये आप कह सकते हैं इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, यानी ऐसे मूवमेंट कर सकता है ना, ऐसी मूवमेंट तो कर सकता है, लेकिन ये फ्लिप फ्लॉप गति नहीं करता है। फ्लिप फ्लॉप गति का मीनिंग ये है कि वसा के अणु है वो झिल्ली के आर पार नहीं जाते, है ना, यानी सेल मेम्ब्रेन के आर पार नहीं जाते हैं, न मतलब नहीं, इसको क्रॉस नहीं करते हैं, नहीं जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहां पर वसा का अणु है और ये इधर जाएगा, बोले ऐसे मूवमेंट जो है ये नहीं होता है। ऐसा मूवमेंट हो सकता है, ऐसा मूवमेंट नहीं होता है। यानी अब हम इसको फिगर से समझें तो यहां पर कह सकते हैं कि जो प्रोटीन का जो अणु है वो ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे पार्श्व गति, लेकिन ऐसे गति नहीं करेगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको इसको ध्यान में रखना है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि साहब ये जो प्लाज्मा झिल्ली के घटक हैं ये क्या क्या हैं। तो अब यहाँ पर हम इसको वैसे बता देते हैं, देखो पहले चित्र से बता देते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली के घटकों में सबसे पहला जो घटक तो आ गया कि फॉस्फोलिपिड की बनी हुई, एक तो क्या है, फॉस्फोलिपिड की बनी हुई परत है, फॉस्फोलिपिड का बना हुआ परत है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, एक लेयर ये हो गया, दूसरा लेयर ये हो गया, ठीक है ना, दिख रहा है इसमें। और ये फॉस्फोलिपिड का अणु है, क्या है ये, फॉस्फोलिपिड का अणु, जिसको हमने ऐसे दिखा दिया है, फॉस्फोलिपिड का अणु है, इस तरीके से इसे परत बनी हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इस फॉस्फोलिपिड के अणु के अंदर अगर बात करें तो ये हाइड्रोफिलिक हेड्स हैं। कौन से, ये गोल गोल दिख रहे हैं, ये तो क्या है, हाइड्रोफिलिक हेड यानी जलरागी भाग है। और इसका जो पूंछ है पीला पीला जो दिख रहा है वो हाइड्रोफोबिक टेल है, जिसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपको इस फॉस्फोलिपिड अणु का ध्यान रखना है, ऐसे बना हुआ है। फिर उसके बाद में देखो
कि ये हो गया प्रोटीन कहां पर है, तो बोले प्रोटीन ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, लेकिन प्रोटीन यह दो प्रकार से है। एक तो आर पार है, तो ये आर पार है कोशिका झिल्ली का ही भाग है, पूरी को बना रहा है, अंदर धसा हुआ है, ऐसे प्रोटीन को बोल दिया हमने इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन यानी अंदर की तरफ धसे हुए या संरचना को बना रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा प्रोटीन जो है ये देखिए, ये सतह पे है, सतह पे चिपका हुआ है, तो इसको नाम दे दिया हमने पेरिफेरल प्रोटीन, यानी ये प्रोटीन है वो सतह पे, बाहरी सतह पे चिपका हुआ है ना, सतह पे चिपका हुआ है। देखो बाहर की तरफ भी है और यहाँ नीचे की तरफ भी शो कर रहे हैं। तो प्रोटीन दो टाइप के हो गए, एक तो इंटीग्रल प्रोटीन यानी आंतरिक प्रोटीन, और एक पेरिफेरल प्रोटीन यानी परिधीय प्रोटीन यानी बाहरी प्रोटीन, ठीक है ना। इस तरीके से दो प्रकार के प्रोटीन अणु हैं। अब ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है, ये इंटीग्रल प्रोटीन जो है ये क्या कर रहा है, जब आर पार जा रहा है तो इसके बीच में से एक चैनल, छेद है, बीच में से एक चैनल बना हुआ है, एक पोर बना हुआ है, देखो यहां पर। तो ऐसे प्रोटीन को हमने बोल दिया प्रोटीन चैनल, यानी ये ट्रांसपोर्ट के लिए काम कर रहा है, यानी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इसको बोलते हैं। इसमें से कोई भी पदार्थ आर पार जा सकता है, कौन सा जाएगा हम बाद में बात करेंगे। तो इस तरीके से होता है। तो हमने देखा प्रोटीन और वसा को तो देख लिया, लेकिन और अणु भी थे, जैसे कोलेस्ट्रॉल भी था और कार्बोहाइड्रेट भी था, वो कहां पर है। तो कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, ये रहा कोलेस्ट्रॉल, देखो ये कोलेस्ट्रॉल रहा। तो कोलेस्ट्रॉल के पीले पीले जो अणु दिख रहे हैं ये क्या है, सारा का सारा कोलेस्ट्रॉल है। तो कोलेस्ट्रॉल का भी अपना काम है इसके अंदर, वो हम अभी आगे बात करने वाले हैं। तो वसा की बात हो गई, यानी फॉस्फोलिपिड की परतें हो गई। प्रोटीन को भी हमने पहचान लिया कि दो टाइप के हो गए। इसके अलावा फ्रेंड्स क्या है, कोलेस्ट्रॉल भी हो गया। अब और क्या बचा, बोले कार्बोहाइड्रेट नहीं दिख रहा। तो कार्बोहाइड्रेट देखो ये दिख रहा, एक तो ये वाला कार्बोहाइड्रेट का अणु है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रोटीन से जुड़ा हुआ दिख रहा है। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोल देंगे, बोले ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम बोल देंगे ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बोल देंगे, ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से जुड़ा हुआ, इसलिए उसको क्या बोल दिया, ग्लाइकोप्रोटीन। फिर देखो दूसरा कार्बोहाइड्रेट, ये देखो ये कार्बोहाइड्रेट है जो किससे जुड़ा हुआ है, बोले वसा के अणु से जुड़ा हुआ है। तो वसा से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बोहाइड्रेट को हम बोल देंगे ग्लाइकोलिपिड। क्या कह देंगे, ग्लाइकोलिपिड। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको ये कार्बोहाइड्रेट भी मिल गए। तो कार्बोहाइड्रेट मिल गया, कोलेस्ट्रॉल मिल गया, प्रोटीन मिल गया, फॉस्फोलिपिड मिल गया। अब और कुछ भी है क्या इसमें, बोले नहीं, और कुछ तो नहीं है। यहां पर कुछ जो प्रोटीन है वो अंदर कुछ एंजाइम की तरह काम करेंगे। तो अंदर की तरफ ऐसे लगे हुए हैं, देखो ये प्रोटीन अंदर की तरफ एंजाइम की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो हम अभी आगे इसके संगठकों में पढ़ते हैं कि क्या क्या इसमें होते हैं। तो हम प्लाज्मा झिल्ली के घटक की बात करें, यानी इसके कंपोनेंट्स की बात करें, कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उसकी अगर बात करें क्या क्या है, तो पहला तो है फॉस्फोलिपिड। सबको पता है फॉस्फोलिपिड है, तो फॉस्फोलिपिड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फॉस्फोलिपिड, यहां पर दो फॉस्फोलिपिड हैं, ये एग्जांपल्स फ्रेंड्स आपको आने चाहिए। टू टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड फाउंड इन दी सेल मेम्ब्रेन, वन इज लेसिथिन, अनदर वन इज सिफेलिन। तो सिफेलिन और लेसिथिन ये टू एग्जांपल हैं फॉस्फोलिपिड के। अब हम बात कर रहे हैं ये किस रूप में पाए जाते हैं, बोले द्विस्तरीय परत के रूप में व्यवस्थित हैं। द्विस्तरीय मतलब दो स्तर बने हुए हैं ना, यानी अभी फिगर के अंदर हमने देखा कि दो स्तर बने हुए हैं, देखो एक स्तर तो ये, दूसरा स्तर है, यानी बाई लेयर के रूप में ये प्रेजेंट है। फॉस्फोलिपिड किस रूप में है, द्विस्तरीय परत के रूप में, यानी बाई लेयर के फॉर्म में है ना, यानी द्विआण्विक परत है, यानी बाई मोलिकुलर लेयर है, बाई मोलिकुलर लेयर, यानी टू मॉलिक्यूल्स है ना, वो एक ऊपर एक नीचे इस तरीके से दो परत बना रहे हैं। अब फॉस्फोलिपिड की जो परत है, यानी जो फॉस्फोलिपिड लेयर, ये किस काम आ रही है, ये फॉस्फोलिपिड की जो लेयर है ये सेल मेम्ब्रेन में क्या काम कर रही है, बोले फ्लूइडिटी प्रदान कर रही है, यानी तरलता प्रदान कर रही है। यानी ये तो फॉस्फोलिपिड्स हैं, क्या प्रदान कर रहे हैं, तरलता प्रदान कर रही है। और यहां पर अगर हम बात करें तो साहब ये जो है ना, ये फॉस्फोलिपिड्स हैं, ये रियल में अगर बात करें तो ये क्या करें, तरलता प्रदान कर रहे हैं। तो फॉस्फोलिपिड परत की जो तरलता का क्या महत्व है, फॉस्फोलिपिड की तरलता का इंपॉर्टेंस क्या है, यानी ये जो फ्लूइडिटी प्रदान कर रहा है, हमने बोला फॉस्फोलिपिड क्या कर रहा है, तरलता प्रदान कर रहा है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ फॉस्फोलिपिड या इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लूइडिटी, तरलता तो दे रहा है, बोले ये तरल है, लेकिन इस तरल होने से क्या फायदा होगा, तो हम बोलेंगे यहां पर देखो खूब सारे फायदे लिखे हुए हैं। पहला फायदा है कोशिका वृद्धि, यानी सेल ग्रोथ होगी। अब साहब ये क्यों, तो बोले इसको आप ऐसे इमेजिन करो कि मान लीजिए ये एक कोशिका है, ये क्या है, एक कोशिका है और उसका कोशिका झिल्ली है ये। अब इसकी कोशिका झिल्ली क्या है, तरल रूप में है, फ्लूइडिटी प्रदान कर रही है फॉस्फोलिपिड इसको। तो तरल होने की वजह से क्या होगा, बोले इस कोशिका के अंदर जब मान लीजिए कोई पदार्थ है, इस कोशिका के अंदर कोई पदार्थ है और उसकी मात्रा बढ़ती है, तो वो ऐसे बाहर की तरफ दबाव डालेगा।
पदार्थ की मात्रा जब बढ़ेगी, तो पदार्थ की मात्रा जब बढ़ेगी तो अब क्या होना चाहिए, बोले पदार्थ की मात्रा बढ़ने से कोशिका झिल्ली तो फट जाएगी, इसका मतलब बोले फटेगी नहीं, कोशिका झिल्ली नहीं फटेगी, कोशिका बिल्कुल भी नहीं फटेगी, कोशिका झिल्ली के अंदर तरलता है इसलिए वो अपना आकार बढ़ा लेगी, है ना, तरलता की वजह से आकार बढ़ जाएगा, यानी इस तरीके से आप कह सकते हैं ये अपने आप को बचा लेगी, यानी वृद्धि, कोशिका की वृद्धि में ये सहायक है। फिर है इंटरसेल्यूलर जंक्शन का निर्माण, यानी इंटरसेल्यूलर यानी अंतर जो कोशिकीय संधियां हैं, दो कोशिकाएं आपस में जुड़ने का काम करती हैं इसकी वजह से ही। फिर है अंतर्ग्रहण यानी एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब यह है कोशिका झिल्ली की वजह से, तरलता की वजह से ही एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया होती है, यानी कोई कोशिका किसी पदार्थ को अपने अंदर ग्रहण कर सकती है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए यहां पर ये कोशिका है, ये कोशिका बना दिया, बाहर कोई पदार्थ है, बाहर ये कोई पदार्थ है, इसको लेना है, इसको अंतर्ग्रहण करना है, तो ये कोशिका क्या करेगी, बोले ये कोशिका जो झिल्ली है इसके समीप जाके और कोशिका झिल्ली ऐसे इसके साथ में जुड़ जाएगी, और ऐसे जुड़ने के बाद में क्या होगा, बोले ये जो पदार्थ है, ये पूरा जो पदार्थ है कोशिका के अंदर आ गया है, ऐसे तो अंतर्ग्रहण कर लिया, इसने अंतर्ग्रहण कर लिया इसको। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये अंतर्ग्रहण करके इसको अंदर एक ऐसे मेम्ब्रेन के अंदर पैकेट में पैक कर लिया, तो इस तरीके से इस प्रक्रिया को बोलते हैं अंतर्ग्रहण, ठीक है ना। तो अंतर्ग्रहण यानी तरल होगी तभी तो अंतर्ग्रहण कर पाएगा, यानी ये कोशिका जो है ये तरल है तभी अंतर्ग्रहण पर, यानी तरल को ग्रहण कर लिया इसने, या फिर सॉरी तरल है उसकी वजह से ये अंदर की तरफ मुड़ गई और इसने इस पदार्थ को ग्रहण कर लिया, इसको बोलते हैं अंतर्ग्रहण यानी एंडोसाइटोसिस। फिर है कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन के अंदर भी इसका रोल है, यानी कोशिका झिल्ली अगर तरल है तो वो आसानी से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम जंतु कोशिका की बात करें कि साहब ये जंतु कोशिका है, जब विभाजन होगा यानी इस कोशिका का जब बंटवारा होगा तो कैसे होता है फ्रेंड, बोले ये जो मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ खिंचती है, तरल होने की वजह से यहाँ आसानी से खिंच जाएगी, अगर ठोस होगी तो नहीं खिंचेगी, ऐसे हो जाता है, और लास्ट में कह सकते हैं ऐसे दो कोशिकाएं बन जाती हैं। तो तरलता की वजह से ही ये कोशिका विभाजन संभव है, सेल डिवीजन संभव है। ऐसे इसी प्रकार सिक्रेशन, सिक्रेशन का मतलब ये तरल है और इसमें कुछ पदार्थ हैं वो इससे बाहर रिलीज होते रहते हैं, तो सिक्रेशन का श्रावण का काम भी करती है, लेकिन मेनली कोशिका वृद्धि, अंतर्ग्रहण, कोशिका विभाजन और इंटरसेल्युलर जंक्शन है, ये आप कह सकते हैं इस तरलता के कारण ही आ रहे हैं। अब फ्रेंड्स कोलेस्ट्रॉल भी इसके अंदर है फॉस्फोलिपिड के अलावा, तो हमने बोला कि कोलेस्ट्रॉल ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि कोलेस्ट्रॉल क्यों है साहब, तो बोले कोलेस्ट्रॉल है वो इसको झिल्ली को, कोशिका झिल्ली को स्टेबिलिटी प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी, यानी झिल्ली को स्थायित्व प्रदान करता है। अब ये कोलेस्ट्रॉल है ओनली यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका झिल्ली में ही होती है, यानी ओनली फाउंड इन यूकैरियोट्स, है ना, ओनली इन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में ही ये कोलेस्ट्रॉल होते हैं। अभी फिगर देखा तो फिगर में हमने यही देखा कि साहब यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल है, तो कोलेस्ट्रॉल के अणु ये क्या प्रदान कर रहे हैं, इसको जटिलता, एक तरीके से सॉरी जटिलता नहीं, एक तरीके से स्थायित्व, यानी एक तरीके से इसको मजबूती प्रदान करते हैं। कोलेस्ट्रॉल का अणु होना भी यहाँ जरूरी है, लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल के अणु यूकैरियोटिक कोशिका में होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका झिल्ली में नहीं होते हैं। कोलेस्ट्रॉल के अणु प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका झिल्ली में नहीं होते। वहां क्या होते हैं, वहां होपानॉइड्स होते हैं। होपानॉइड्स क्या होते हैं वहां फ्रेंड्स, बोले होपानॉइड्स। होपानॉइड्स क्या हैं, बोले पेंटासाइक्लिक स्टेरॉल हैं, ये भी कोलेस्ट्रॉल जैसे ही हैं, लेकिन ये पेंटासाइक्लिक स्टेरॉइड हैं, इनकी संरचना अलग है। तो आपको तो याद रखना होपानॉइड्स होते हैं, और वो किस में होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल की जगह होपानॉइड्स होते हैं, और यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल होता है। दोनों का काम वही है, सेल मेम्ब्रेन को स्थायित्व प्रदान करना। अब यहाँ सब ये जो प्रोटीन कंटेंट है ये भी दो प्रकार का है, अभी हमने बात की थी प्रोटीन के लिए, तो प्रोटीन कंटेंट भी क्या है, 2 टाइप का है। प्रोटीन भी कितना है, 2 टाइप है, यानी ये भी 2 टाइप है इसके, जैसा कि हमने अभी बोला था। तो बोला एक तो है परिधीय प्रोटीन, यानी जो बाहर की तरफ सतह से चिपका हुआ है, जिसको हम बोलेंगे पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक तो प्रोटीन क्या है, परिधीय प्रोटीन है, और दूसरा प्रोटीन है संरचनात्मक या आंतरिक प्रोटीन, यानी जो संरचना बना रहा है, इंटीग्रल है, यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ है, और इंट्रिंसिक प्रोटीन इसको बोलते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर हम बता सकते हैं, इस फिगर को देख के दोबारा से देखो, जो प्रोटीन अंदर धसे हुए हैं उनको तो हमने क्या बोला था अभी, इंटीग्रल प्रोटीन, और जो प्रोटीन की सतह पे चिपके हुए हैं उनको बोला हमने पेरिफेरल प्रोटीन। तो इस तरीके से हम इन प्रोटीन को बता सकते हैं कि प्रोटीन क्या है, 2 टाइप के हैं। तो यहां पर अगर देखें
तो एक तो परिधीय प्रोटीन यानी बाह्य प्रोटीन, और दूसरा हो गया संरचनात्मक यानी आंतरिक प्रोटीन, यानी पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक और इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन, दोनों एक ही नाम है वैसे देखा जाए तो अब यहां पर बात करेंगे कि फोस्फोलिपिड से ये जो परिधीय प्रोटीन है वो फोस्फोलिपिड से जुड़े हुए हैं, लेकिन लूजली अटैच्ड हैं, सतह पे चिपके हुए हैं ना, तो सतह पे चिपके हुए हैं तो फोस्फोलिपिड से लूजली अटैच्ड हैं, लेकिन ये फोस्फोलिपिड के साथ दृढ़ता से यानी एक तरीके से टाइटली बाउंड है। ये फोस्फोलिपिड के साथ में क्या है, टाइटली बाउंड, दृढ़ता से जुड़े हुए हैं। तो देखो दोनों प्रोटीन के अणुओं में क्या डिफरेंस हो गया, तो बोले इसमें डिफरेंस ये हो गया साहब कि ये तरल एक तरीके से आसानी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये तो लूजली अटैच्ड है फोस्फोलिपिड से क्योंकि सतह पे चिपका हुआ है, और ये अंदर धसा हुआ है तो ये दृढ़ता से फोस्फोलिपिड से जुड़ा हुआ है। अब ये सतह से इजीली हट जाएंगे, आसानी से पृथक हो सकते हैं, यानी इजीली सेपरेटेबल हैं, इजीली सेपरेशन, इजीली सेपरेटेबल, यानी कोशिका झिल्ली से अगर मान लीजिए इनको सेपरेट करना हो तो ये तो साहब कहां चिपके हुए हैं, फोस्फोलिपिड से लूजली चिपके हुए तो हैं सतह पे, तो इजीली हट जाएंगे, बट ये आसानी से पृथक नहीं होंगे, है ना, नॉट सेपरेटेबल, ठीक है ना, आसानी से इनको पृथक नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये अंदर धसे हुए हैं इसलिए आसानी से इस प्रोटीन को बाहर नहीं निकाला जा सकता, ये सतह पे चिपके हुए हैं वो भी लूजली अटैच्ड हैं इसलिए इनको आसानी से हटाया जा सकता है। अब ये कहां पर स्थित हैं, बोले फोस्फोलिपिड की बाहरी सतह पर, फोस्फोलिपिड की बाहरी सतह पर, फोस्फोलिपिड की जो परत है उसकी बाहरी सतह पे, यानी आप कह सकते हैं सरफेस पे, कहां पर, आउटर सरफेस, बाहरी सतह पे हैं। और ये वाले प्रोटीन किधर हैं, बोले ये सतह पे नहीं है, आंशिक या पूर्ण रूप से, यानी आंशिक मतलब पार्शियल, या तो थोड़े से अंदर धसे हुए हैं और या फिर कंप्लीट रूप से, कंप्लीटली एम्बेडेड है, एम्बेडेड का मतलब अंदर धसे हुए हैं। तो इस तरीके से ये जो प्रोटीन है, जो संरचनात्मक प्रोटीन है, ये कोशिका झिल्ली के अंदर या तो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से अंदर धसे हुए हैं और ये बाहरी सतह पे हैं। तो ये बाहरी सतह पे हैं और लूजली अटैच्ड हैं इसलिए इनको आसानी से हटाया जा सकता है सेल मेम्ब्रेन से, और ये जो है आंशिक या पूर्ण रूप से अंदर धसे हुए हैं तो इनको, और ये अंदर दृढ़ता से जुड़े हुए हैं इसलिए इनको आसानी से नहीं हटाया जा सकता। और ये कभी कभी क्या करते हैं, जो बाह्य प्रोटीन है एंजाइम की भांति भी कार्य करते हैं, और ये क्या करते हैं, कोशिका झिल्ली के आर पार टनल प्रोटीन बनाते हैं, आर पार होते हैं तो वो टनल प्रोटीन बनाते हैं, जैसा कि हमने उस फिगर के अंदर देखा था कि देखो यहां पर ये जो प्रोटीन है ये इंटीग्रल प्रोटीन है जो आर पार है, अंदर धसा हुआ है, दृढ़ता से जुड़ा हुआ है, इसको आसानी से हम नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। और ये ऐसे बीच में से अपने आप इसी को देख रहे हैं, इसी का रूप है, ये भी इंटीग्रल ही है, इसके बीच में से पोर बना हुआ है, तो ये टनल प्रोटीन बनाते हैं ताकि मटेरियल का ट्रांसपोर्ट हो सके, ठीक है ना। और ये दूसरे वाले जो प्रोटीन है ये इस मेम्ब्रेन की झिल्ली पर सतह पे जुड़े हुए हैं और लूजली अटैच्ड हैं, ऐसे चिपके हुए ही हैं, है ना, सतह से चिपके हुए हैं और लूजली अटैच्ड हैं, तो इनको आसानी से हटाया जा सकता है, यानी ये सेपरेट किए जा सकते हैं, पृथक किए जा सकते हैं, ये पृथक नहीं किए जा सकते, यानी पेरिफेरल प्रोटीन को हम पृथक कर सकते हैं, है ना, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को पृथक कर सकते हैं, इनको पृथक नहीं कर सकते दूसरे वालों को, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। तो इसलिए इन प्रोटीन का जो सेपरेशन का जो है वो क्या रीजन है वो बता सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल चीज की, और वो स्पेशल चीज ये है कि कोशिका द्रव्य सतह की ओर स्पेक्ट्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, यानी साइटोप्लाज्मिक सरफेस, साइटोप्लाज्मिक जो सरफेस है, यानी कोशिका के अंदर की झिल्ली, कोशिका झिल्ली का अंदर का पार्ट, यानी कोशिका झिल्ली जैसी ये है, तो ये इसके अंदर वाला जो पार्ट है यानी ये प्लेस, इसको साइटोप्लाज्मिक सरफेस बोलेंगे, कोशिका द्रव्य की सतह बोलेंगे, है ना। स्पेक्ट्रिन नामक प्रोटीन होता है, कौन सा प्रोटीन होता है, स्पेक्ट्रिन, स्पेक्ट्रिन प्रोटीन होता है। और ये स्पेक्ट्रिन प्रोटीन क्या करता है, कोशिकीय कंकाल का भाग है, यानी ये सेलुलर एंडोस्केलेटन या सेलुलर स्केलेटन बनाता है, साइटोस्केलेटन जिसको बोलते हैं, सेलुलर स्केलेटन बनाता है। तो यहां पर इसको देखें तो देखो यहां देख सकते हैं इस फिगर के अंदर, ये देखो आंतरिक झिल्ली पे कुछ प्रोटीन है, ये लाइनें दिख रही हैं आड़ी तिरछी, तो हम यहां देख रहे हैं कि कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन की जो कोशिका द्रव्य वाली सतह है यानी साइटोप्लाज्म की तरफ वाली सतह है, उसमें यहां कुछ प्रोटीन है, दीज प्रोटीन आर कॉल्ड स्पेक्ट्रिन, तो स्पेक्ट्रिन प्रोटीन इनको बोल रहे हैं। और ये स्पेक्ट्रिन प्रोटीन क्या बना रहे हैं, कोशिका का अंदर से क्या बना रहे हैं, कंकाल बना रहे हैं, स्केलेटन फॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरीके से स्पेक्ट्रिन प्रोटीन का जो नेम है ये आपको रिमेंबर रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है फ्रेंड्स। अब यहां चलते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट ओलिगोसैकेराइड, यानी इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, ओलिगोसैकेराइड्स भी हैं। अब ये ओलिगोसैकेराइड्स कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, तो यहां बोलेंगे बाहरी सतह पर होते हैं जनरली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है। ओलिगोसैकेराइड्स आर फाउंड ओनली ऑन दी आउटर सरफेस, कहां पर है, सेल मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे है, इनर सरफेस पे नहीं है, ओनली ऑन आउटर सरफेस। अभी हमने फिगर में भी देखा था कार्बोहाइड्रेट बाहर की सतह पे ही थे, ठीक है ना, और किस फॉर्म में है, बाह्य सतह पर ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड के रूप में, यानी जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ में भी अटैच हैं और कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ में भी अटैच हैं, इन दोनों फॉर्म में ये प्रेजेंट हैं। और ये रिसेप्टर की भांति कार्य करेंगे, एक ग्राही अणु की तरह कार्य करेंगे और सेलुलर रिकॉग्निशन का काम करते हैं, कोशिकाओं को पहचानने का काम करते हैं, जो हम पहले बता चुके हैं। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन आपको ध्यान देना है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जो यहां से बनता है, और वो क्या है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इन कार्बोहाइड्रेट की वजह से एक असममित संरचना है। असममित संरचना का मीनिंग क्या होता है, तो बोले कार्बोहाइड्रेट हैं की वजह से, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कार्बोहाइड्रेट की वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक असममित संरचना है, यानी एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। अभी इसको एक्सप्लेन करना है, कैसे करेंगे, एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। तो फिगर पे जाइए, फिगर पे जाएंगे तो क्या देखेंगे, बोले असममित संरचना है। क्यों है असममित संरचना, तो यानी ये देखिए, अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर हम ऐसे काटें, ऐसे, तो इधर वाला भाग और इधर वाला भाग क्या एक जैसे हैं दोनों, बोले नहीं है। फोस्फोलिपिड तो इधर भी है, प्रोटीन इधर भी है, इधर भी फोस्फोलिपिड है और प्रोटीन है, लेकिन बाहर वाले भाग में क्या है, बोले कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड के रूप में जुड़ा हुआ। देखो ये तो ग्लाइकोप्रोटीन और ये ग्लाइकोलिपिड, ठीक है ना। तो ग्लाइकोप्रोटीन सॉरी ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन ये बाहर की तरफ ही है, अंदर की तरफ नहीं है, तो इसका मतलब नीचे वाला भाग अलग हो गया। ऐसे ही स्पेक्ट्रिन जो प्रोटीन है वो अंदर की तरफ है, बाहर की सतह पे नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ग्लाइकोलिपिड और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेक्ट्रिन, यानी कार्बोहाइड्रेट तो कहां पर है, आउटर सरफेस पे है, बाहरी सतह पे है, स्पेक्ट्रिन कहां पर है, आंतरिक सतह पे है। तो इनकी दोनों की प्रेजेंस की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं सेल मेम्ब्रेन के कार्य, यानी फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो फंक्शंस की अगर बात करें तो इसमें फंक्शन है इसका ट्रांसपोर्ट, ये मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करती है। तो ट्रांसपोर्ट का जो फंक्शन है वो क्या है, बोले कोशिका झिल्ली, यानी ये सेल मेम्ब्रेन है और इसके बाहर से अंदर कुछ मटेरियल आता है, यानी जैसे ये मटेरियल अंदर आया तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसपोर्ट। क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट। लेकिन ये कैसे आया सॉरी, तो बोले ये कई तरीके से आता है। पहला तरीका है निष्क्रिय परिवहन, यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट। पहला तरीका तो है पैसिव ट्रांसपोर्ट का, यानी कहने का मतलब जो मटेरियल है वो बाहर से अंदर की तरफ, बाहर उसकी अमाउंट ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कंसंट्रेशन कम है, तो अपने आप ही आ गया। यानी ये ट्रांसपोर्ट होता है सांद्र प्रवणता की दिशा में, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन में। कैसे होगा ये, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब क्या है कि जिधर हाई कंसंट्रेशन है वहां से हाई कंसंट्रेशन से किधर जाएगा, लो कंसंट्रेशन साइड में अपने आप जाएगा। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की दिशा में होता है, यानी सांद्रता प्रवणता की दिशा में होता है, यानी उच्च सांद्रता से कम निम्न सांद्रता की ओर पदार्थ अपने आप जाता है। तो यहां पर ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम बोल रहे हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, और इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड। यहां पर क्या नहीं होता है, एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड, यानी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। तो फ्रेंड्स जहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है तो इसका मतलब वो एनर्जी इंडिपेंडेंट है, एनर्जी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ऐसा ट्रांसपोर्ट क्या है, ये बोले एनर्जी इंडिपेंडेंट है। ऐसा ट्रांसपोर्ट क्या है, एनर्जी इंडिपेंडेंट, एनर्जी पे डिपेंड नहीं है। अब यहां पर जल के परिवहन की बात करें, वाटर ट्रांसपोर्ट की, तो वाटर ट्रांसपोर्ट अपने आप में ऐसे ही होता है, अपनी
है ना। वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, अपनी हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। और वाटर ट्रांसपोर्ट को यहाँ पर एक टर्म यूज करते हैं, परासरण बोलते हैं, ओस्मोसिस बोलते हैं। यानी वाटर भी बाहर से अंदर आएगा तो अपने अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर ही आएगा, ठीक है ना। तो वाटर ट्रांसपोर्ट इसी वे में होता है। ऐसे ही कुछ वसा में घुलनशील जो पदार्थ हैं जो कोशिका झिल्ली के आर पार जा सकते हैं, वो भी अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर इसी विधि से जाएंगे। लेकिन कुछ पदार्थों का परिवहन जो है वो ऐसे अपने आप नहीं होगा, उनके लिए कुछ वाहक प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। वाहक प्रोटीन का मतलब कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, कैरियर प्रोटीन की रिक्वायर्ड होते हैं उनके लिए। कुछ पदार्थ है ना कोशिका झिल्ली के आर पार अपने आप नहीं जाते हैं, अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर भी नहीं जाते हैं, उनके लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं कैरियर मीडिएटेड या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। अब हम बात करें दूसरा ट्रांसपोर्ट है, वो है सक्रिय परिवहन यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी अब हम बात करेंगे कि जो कोशिका झिल्ली के आर पार कोई पदार्थ आ रहा है तो वो कैसे आएगा। तो बोले ये कोशिका झिल्ली है, बाहर की तरफ हमारा पदार्थ है, सब्सटेंस है, और इसकी कंसंट्रेशन क्या है, बाहर कम है अंदर ज्यादा है मान लीजिए। तो अब ये इधर आना है इसको, तो कैसे आएगा, बोले बाहर तो सांद्रता इसकी कंसंट्रेशन कम है और अंदर ज्यादा है, तो सांद्रता प्रवणता के विपरीत दिशा में आएगा, यानी ऑपोजिट टू दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो अब इसलिए आप कह सकते हैं बाहर निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ आएगा, यानी लो कंसंट्रेशन साइड से हाई कंसंट्रेशन साइड में आएगा। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एनर्जी चाहिए ना इसको, क्योंकि कम से ज्यादा की ओर तो अपने आप जाएगा नहीं, धक्का मारना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। अंदर भीड़ है तो अब धक्का मार के अंदर घुसाना पड़ेगा, तब इसका मतलब एनर्जी चाहिए। तो इस प्रोसेस के लिए एनर्जी यानी ऊर्जा आवश्यक है, यानी एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो इट मींस ये क्या है फ्रेंड्स, बोले ये एनर्जी डिपेंडेंट है। क्या प्रोसेस, कैसा प्रोसेस है, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। और इसमें उदाहरण बोल सकते हैं कोशिकाओं के अंदर जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है, वो आप कह सकते हैं सोडियम को तो बाहर फेंकता है, पोटेशियम को अंदर लाता है और एनर्जी कंज्यूम करता है। तो इस तरीके से ये भी एक तरीके से मोड है परिवहन का, कोशिका झिल्ली का ही कार्य है। फिर कोशिका झिल्ली का अगला कार्य अंतर्ग्रहण यानी एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस का मैंने अभी मतलब बताया था आपको कि किसी भी पदार्थ को अंदर ले लेना है ना, अंदर ग्रहण करना, इनसाइड उसको अपटेक कर लेना, यानी अपटेक ऑफ सब्सटेंस इनसाइड द सेल। अंतर्ग्रहण का मतलब क्या हो गया, अपटेक ऑफ सब्सटेंस इनसाइड द सेल, सेल के अंदर ले लेना, यानी पदार्थों का सेल कोशिका के अंदर ग्रहण करना, उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। ये दो टाइप का है, फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। टर्म नेम से ही पता चल रहा है, यहाँ जो टर्म है उसी से आपको पता चल जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए कि फेगोसाइटोसिस मतलब एक तरीके से ठोस पदार्थ को यानी सॉलिड सब्सटेंस को ये खाता है, सॉलिड सब्सटेंस को। तो इसलिए सॉलिड सब्सटेंस है उसको अंदर ले रहा है, तो वो कैसा प्रोसेस हो गया, सेल ईटिंग, यानी एक तरीके से खा रहा है। और पिनोसाइटोसिस यानी तरल पदार्थ को ग्रहण करना, यानी लिक्विड को ग्रहण करना। लिक्विड जो है ना उसको अगर कोई इनटेक हो रहा है अंदर की तरफ तो उसको बोलेंगे सेल ड्रिंकिंग। तो हम तरल पदार्थ को तो हम लिक्विड सब्सटेंस को तो ड्रिंक करते हैं, और जो सॉलिड है उसको फेज यानी ईट करते हैं। तो इसलिए इस प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस को सेल ईटिंग और पिनोसाइटोसिस को सेल ड्रिंकिंग कह सकते हैं, ठीक है ना। तो नाम में भी पिनो आ रहा है तो पी रहा है, पिनोसाइटोसिस, और फेगोसाइटोसिस मतलब खा रहा है। तो इस तरीके से ये अंतर्ग्रहण का जो प्रोसेस है ये ध्यान बता सकते हैं आप। एक्सोसाइटोसिस का आप कह सकते हैं कि इसको सेल वॉमिटिंग बोलते हैं। सेल वॉमिटिंग क्यों बोलते हैं कि हाँ सेल से आप कह सकते हैं कोई पदार्थ है वो बाहर निकल रहा है, यानी रिमूवल ऑफ सब्सटेंस आउटसाइड द सेल, यानी कोशिका से पदार्थ का बाहर निकलना, कोशिका से यानी सेल से कोई भी पदार्थ यानी सब्सटेंस का बाहर निकलना, यानी रिमूवल आउटसाइड, है ना, आउटसाइड रिमूवल, उसको क्या बोलेंगे, है ना, उसको हम बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। अब ये बाहर किसको निकालते हैं, बोले जो काम का नहीं उसको बाहर निकालेंगे एक तो बोले इजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल उसको बाहर निकाल देती है कोशिका। और ऐसे ही सिक्रेशन ऑफ सब्सटेंस, यानी कोई अंदर ऐसा पदार्थ है जो बाहर जरूरत है, कोशिकाओं के बाहर जरूरत है उसको बाहर निकाल देती है। तो पदार्थों का स्रावण और जो वेस्ट मटेरियल है यानी जो अनुपयोगी पदार्थ है उनका बाहर निकालना, ये दोनों प्रोसेस इसमें होते हैं। तो अब ये एक तरीके से ऐसे हो रहा है जैसे हमें वोमिटिंग होती है तो हमारे काम के अंदर कोई गड़बड़ होती है तो वोमिटिंग होती है, नहीं बाहर निकाल देते हैं उस चीज को। तो कोशिका एक तरीके से वोमिट कर रही है, वेस्ट पदार्थों को भी बाहर निकाल रही है और कुछ पदार्थों को, जरूरी पदार्थों को भी बाहर निकाल रही है, तो उसको बोल रहे हैं वोमिटिंग, यानी सेल वोमिटिंग इस प्रोसेस को बोलते हैं। इसके अलावा अदर फंक्शन की बात करें, दूसरे कार्य की बात करें तो बोले चयनात्मक रूप से पदार्थों का आर पार आना जाना, ये भी इसका कार्य है, यानी सिलेक्टिवली
सेलेक्टिवली ट्रांसपोर्ट, इट सेलेक्टिवली ट्रांसपोर्ट दी सब्सटेंसेज, यानी कोशिका झिल्ली है अपने आर पार पदार्थों को सिलेक्टिव रूप से लेके जाती है ना। एंड ऐसे ही कोशिका को आकृति प्रदान करना, यानी इट प्रोवाइड द शेप टू द सेल, शेप टू द सेल, यानी सेल को शेप भी प्रोवाइड कर रही है, आकृति भी प्रदान कर रही है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से कोशिका झिल्ली के ये कार्य हो गए। यहाँ पर हमारा जो कोशिका झिल्ली का जो मॉडल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जो इसमें जो प्रोटीन्स हैं या फिर उनका पर्टिकुलर जो आप कह सकते हैं नेम है, और पर्टिकुलर जैसे कार्बोहाइड्रेट है वो उसका कहाँ लोकेशन है, उसका क्या काम है, ठीक है ना। ऐसे ही फॉस्फोलिपिड का के बारे में जो फीचर हैं वो हमें ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ कोशिका झिल्ली का जो ये मॉडल है, इस मॉडल को हमने पूरी तरीके से समझा। अब यहाँ पर कोशिका झिल्ली के अंदर जो फॉस्फोलिपिड है वो लिपिड के फॉर्म में, तो लिपिड यानी इसको तरलता प्रदान कर रहे हैं। तो तरलता का क्या महत्व है हमने पढ़ा। प्रोटीन है वो, कुछ प्रोटीन ऐसे एम्बेडेड हैं कुछ सरफेस पे हैं, तो इनका क्या रोल है, इसका कोलेस्ट्रॉल का क्या रोल है ये हमने पढ़ा। ऐसे ही जो प्रोटीन है ऐसे जो कार्बोहाइड्रेट है जो वसा से जुड़ा हुआ है उसको हम ग्लाइकोलिपिड, और जो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ है प्रोटीन से उसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं, इसका भी अपना काम है। तो इस तरीके से हर यहाँ स्ट्रक्चर का काम है। तो ये सेल मेम्ब्रेन इस तरीके का होता है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम अगली क्लास में जो सेल का आगे वाला भाग लेके आएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन जाते जाते बाय वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।